आतंकवाद हम खत्म करेंगे और मैं ऐसा ही छोड़ने वाला नहीं। अब मेरे को तो 83 इयर्स चल रहे, इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा, आपकी बात सुनूंगा, आपके लिए लड़ूंगा। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बयान एक नई बहस को जन्म दे गया है। बहस यह है कि लोकतंत्र में विचारधारा की लड़ाई होती है या फिर ये जिंदगी और मौत का सवाल होती है। राजनीति में मतभेद होता है या मनभेद होता है। जम्मू कश्मीर की चुनावी रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे के ये शब्द उस समय निकले जब अचानक भाषण देते वक्त उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। खड़गे के भाषण के वक्त मंच पर मौजूद कांग्रेस नेताओं को उन्हें संभालना पड़ा। 83 साल के खड़गे की तबीयत बिगड़ जाने की खबर मिलते ही खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन किया और हालचाल जाना। लेकिन आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके खड़गे के रवैये पर सवाल जरूर उठा दिया है। अमित शाह ने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अरुचिकर और अपमानजनक बयान देने में अपनी पार्टी के नेताओं को भी पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री के खिलाफ कड़वाहट भरे द्वेष में उन्होंने बेवजह अपने खुद के स्वास्थ्य को घसीटा। यह दिखाता है कि कांग्रेस के लोगों में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कितनी नफरत भरी है और कितना डर बैठा हुआ है। जहां तक खड़गे जी के स्वास्थ्य का सवाल है, मोदी जी प्रार्थना करते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं, अब सब प्रार्थना करते हैं कि वो लंबा और स्वस्थ जीवन जिएं। ईश्वर करे वो लंबे समय तक जिएं और 2047 में विकसित भारत बनते देखें। सवाल पब्लिक का है कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे नरेंद्र मोदी का राजनीतिक विरोध भर कर रहे हैं या कांग्रेस के नेताओं में वाकई मोदी फोबिया है। कांग्रेस के नेताओं की दलील है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के बाद उनमें उत्साह भर गया है। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी लगातार 3 टर्म से देश की सत्ता में हैं, इसलिए कांग्रेस को शूल चुभ रहे हैं? खड़गे जी जिए हजारों साल, लेकिन मोदी के खिलाफ क्यों ऐसा बवाल? सवाल पब्लिक का आज यही है। मल्लिकार्जुन खड़गे का राजनीतिक करियर बहुत लंबा है। उन्होंने राजनीति के उस दौर को जिया है जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष रहते संयुक्त राष्ट्र में भारत का पक्ष रखने गए थे। खड़गे राजनीति की उस परंपरा को भी समझते हैं जब विपक्ष में होने के बावजूद नरेंद्र मोदी सरकार के पहले टर्म के आखिरी संसद सत्र में मुलायम सिंह यादव ने नरेंद्र मोदी की जीत की कामना की थी। 2014 में 15वीं लोकसभा के विदाई भाषण में नेता प्रतिपक्ष रही सुषमा स्वराज ने भी कहा था, मैं आप सभी को विजयी भव का आशीर्वाद नहीं दे सकती, लेकिन यशस्वी भव जरूर कहूंगी। इन्हीं भावनाओं से भारत का लोकतंत्र मजबूत बनता है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे मोदी को हराने को अपनी जिंदगी से जोड़ रहे हैं और कांग्रेस इसे पार्टी का बूस्टर डोज मान रही है। सुनिए कांग्रेस के मीडिया सेल के चेयरमैन पवन खेड़ा का ये बयान। अमित शाह जी को ये बता दें कि जब से खड़गे साहब ने कल ये कहा है, तब से हम जैसे करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह आ गया है, क्योंकि देश को ऐसी ताकतों से मुक्त कराने की जो एम्बिशन है, महत्वाकांक्षा है, उससे अच्छी महत्वाकांक्षा कोई हो ही नहीं सकती। और मोदी से नफरत नहीं है, लेकिन देश से मोहब्बत है, और जिसको भी देश से मोहब्बत है वो मोदी जैसी ताकतों को तो देश से हटाना ही चाहेगा, उनको हराना ही चाहेगा।
पवन खेड़ा को आपने सुना, कह रहे हैं मोदी से नफरत नहीं, देश से मोहब्बत है। लेकिन 2023 में नरेंद्र मोदी के पिता पर पवन खेड़ा की ही अभद्र टिप्पणी के बाद जब पवन खेड़ा की गिरफ्तारी हुई थी, तब दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़े बड़े कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगे थे। खुद सुनिए। फिर भी राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान चलती है। अभी अमेरिका में राहुल गांधी ने क्या कहा था, आपको सुनवाती। I don't actually hate Mr. Modi. I don't. Like, I get up in the morning and okay, you know, he's got a point of view, fine. I don't agree with his point of view, but I don't hate him. And in fact, in many moments, I empathize with him. Right? So it's not that I think that he's my enemy and now I hate him and he's got to be, no. He's got a different point of view, I got a different point of view. राहुल का दावा, राहुल का अंदाज अपनी जगह है, लेकिन सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता, नफरत नहीं करते, तो क्या प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द निकल सकते थे? सुनिए फरवरी 2020 में राहुल गांधी का क्या बयान था। ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे कि हिंदुस्तान के युवा को रोजगार देने के बिना यह देश आगे नहीं बढ़ सकता है। नफरत नहीं है, आई डोंट हेट मोदी, और बयान ऐसे। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी को निजी तौर पर टारगेट करती है। ऐसे में जब नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे का जिंदा रहने वाला बयान आया तो बीजेपी ने पलटवार में देर नहीं की। सुनिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा। सुरक्षा के जवानों को उनको हटाना पड़ा पकड़कर, लेकिन जब सुरक्षा के जवान पकड़कर ले जा रहे थे तब भी कह रहे थे कि मैं तब तक जिंदा रहूंगा जब तक कि मोदी को कुर्सी से नहीं उतार लूंगा। खड़गे साहब, मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता, इतना ही कहना चाहूंगा, कलयुग की मर्यादित आयु 125 वर्ष की होती है। परमात्मा करे कि आप 125 वर्ष तक जिंदा रहें और 125 तक आप वर्ष तक जिंदा रहें और तब तक मोदी जी भी भारत के प्रधानमंत्री बने रहें। तो आज सवाल पब्लिक का है। खड़गे के बयान पर मोदी से नफरत और डर का अमित शाह का आरोप दमदार है। क्या मोहब्बत की दुकान चलाने के राहुल गांधी के दावे के बावजूद कांग्रेस में मोदी से मतभेद नहीं मनभेद है? क्या तीसरे टर्म में भी मोदी को नहीं हटा पाने की खींच विपक्ष दिखा रहा है? क्या जब तक मोदी हैं राहुल का पीएम पद पर चांस नहीं, इसलिए मोदी पर ऐसा बयान आया? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, हमारे साथ राजकुमार भाटी जी हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, विवेक श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन मेरा पहला सवाल तहसीन पूनावाला जी को जाता है जो कांग्रेस के सपोर्टर हैं। और तहसीन पूनावाला जी, भाषा की मर्यादा, भाषा का सार, ये सब बहुत जरूरी होता है राजनीति में, और वरिष्ठ नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या जो वाक्य और जो ऑब्जेक्शन आज गृह मंत्री अमित शाह ने उठाया है वो वाजिब है, सही है? क्योंकि रणनीति में तो आपने कोशिश की, तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी को हटा नहीं पाए, तो ये फिर खींच कैसी? बड़ी लंबी उम्र हो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की, लेकिन कामना करना कि मैं जिंदा रहूंगा तब तक जब तक मोदी को नहीं हटा सकता। अरे भाई, ये द्वेष क्यों? चुनाव में आप नहीं हटा पाए, अगला चुनाव 5 साल बाद आएगा, तो फिर इतनी खींच क्यों? नमस्कार नाविका जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का दोबारा से मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि जो पब्लिक लाइफ है इसमें भाषा जो है
ये मर्यादित होनी चाहिए, भाषा का स्तर ऊंचा होना चाहिए। और मैं मानता हूं कि कई बार भाषा जो है ये स्लिप हो जाती है, लेकिन एक दलित नेता, एक बड़े दलित नेता कहते स्वयं के बारे में कि मुझे कुछ नहीं होगा जब तक मैं भाजपा को सत्ता से नहीं हटा देता। वो अपनी कल्पना कर रहे, वो अपनी जिंदगी और अपनी आयु की बात करे, किसी और की जिंदगी पे बात नहीं करे। लेकिन उसी दलित नेता पर जब पूर्व गृह मंत्री कर्नाटका के कहते हैं कि उनकी चमड़ी काली है और जली हुई है, मैं इसलिए क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं, जब भाजपा के विधायक उनको उनके परिवार को मारने की धमकी देते, उसके बाद अरेस्ट होना पड़ता है उनको, तब ये टिप्पणी कही जाती। एक और है उनको मारने की धमकी, उनकी चमड़ी काली है, उनकी चमड़ी जली हुई है। दूसरी ओर वो कहते हैं मैं जिंदा रहूंगा जब तक मैं मोदी जी को नहीं हटाता सत्ते में। दोनों की कोई तुलना ही नहीं है। और जहां तक स्तर रहा इलेक्शन और पॉलिटिक्स में भाषण का, मुझे लगता है मंगलसूत्र, मटन, मुस्लिम और मच्छी, ये जो स्तर गिरा हुआ है, इससे नीचे कोई भी स्तर नहीं गिर सकता है। खड़गे जी एक बड़े नेता है, दलित नेता है, वो अपनी जिंदगी की कल्पना करे कि मैं तब तक जिंदा रहूंगा जब तक मैं भाजपा को नहीं हटा दूं। आशा बेटर हो सकती है, मैं मानता हूं, लेकिन इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। आपत्तिजनक बात है कि उनकी चमड़ी काली है और उनकी चमड़ी जली हुई है क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं। तहसीन पूनावाला जी, आज अपमानजनक शब्दों का तो मैंने बात ही नहीं की, क्योंकि शब्द किस तरह से कांग्रेस ने बीजेपी के लिए यूज किए हैं, कांग्रेस के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यूज किए हैं, इस पर तो मैं जाना ही नहीं चाहती, क्योंकि लंबी फहरिस्त है दोनों तरफ से, लंबी फहरिस्त है दोनों तरफ से। मैं जा नहीं रही, मैं तो भाव पर जा रही हूं, भाव पर जा रही हूं। और शहजाद पूनावाला जी, भाव की बात करें तो ये जोड़ना, जब अभी चुनाव होकर हटे हैं, कहीं ना कहीं द्वेष नहीं दिखाता, कहीं ना कहीं एक तरह से खिज नहीं दिखाता कि भाई राहुल गांधी को अगर प्रधानमंत्री बनाना है तो मोदी को हटाना ही पड़ेगा, हराना नहीं, हटाना पड़ेगा। हरा तो पा नहीं रहे हैं, हटाएंगे कैसे? क्या यही जद्दोजहद है कांग्रेस के दिमाग में? देखिए, सबसे पहले राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी होने के नाते मैं तो कामना करूंगा प्रभु श्री राम से कि खड़गे जी को सेहतमंद और तंदुरुस्त रखे, और ऐसी हालत में कांग्रेस को उनको कैंपेनिंग में नहीं भेजना चाहिए था। उनके मुंह से तो ये भी निकल गया कि कांग्रेस जीतेगी तो आतंकवाद बढ़ जाएगा, तो ऐसी स्थिति में नहीं भेजना चाहिए था। परंतु देखिए, एक बात जो खड़गे जी ने कही है, मैं तो स्वागत करता हूं। उन्होंने तो अपने आप के लिए अमरत्व का एक दान मांगा है। उन्होंने कहा जब तक मैं रहूंगा तब तक रहूंगा जब तक मोदी जी को नहीं हटाता। अब मोदी जी तो लंबे समय तक नहीं हटने वाले, तो मतलब अपने आप के लिए उन्होंने अमरत्व का एक दान मांगा है, और प्रभु श्री राम उनको ये दान करे, प्रदान करे, ये मेरी दिली ख्वाहिश है, कामना है। पर संस्कृति अपना अपना होता है। मोदी जी को इन्होंने नीच, चाय बेच, कब्र खुदेगी, मर जा मोदी, हिटलर मोदी, गंगू तेली, नीच, भस्मासुर, सांप, बिच्छू, हिटलर, लकड़ी से मारेंगे तुझको, जहरीला सांप, रावण, मोदी जीतेगा तो सनातन जीतेगा, 20 सीट मिलती तो मोदी को जेल में डाल देता। एक ओबीसी प्रधानमंत्री को बोलने के बाद भी इस ओबीसी वर्ग से गरीब मां के बेटे ने फोन करके बोला खड़गे जी आप ठीक तो है। ये संस्कृति अपनी अपनी होती है। और मुझे पुराने दिनों की भी याद आती है, वाजपेयी जी का क्या कैरेक्टर था। नरसिम्हा राव बोलते थे वाजपेयी जाकर केस लड़ो देश का, तो जाकर वाजपेयी जी केस लड़ते थे देश का, और कश्मीर जिता के हमारा इंटरनेशनल फोरम पे केस जिता के लाते थे। एक है मोदी जी की इतनी गालियां देने के बाद भी शिष्टाचार का पूरा पालन करते हैं, और दूसरी तरफ ये एक सोच है कि दूसरे को काफिर समझना है, दूसरे को अपना मॉर्टल एनिमी समझना है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, हटा दूंगा। और केवल ये नहीं, नाविका आखिरी 10 सेकंड लेकर अपनी बात समाप्त करता हूं। मोदी को हटाने वाला फॉर्मूला तो आपने सुना, योगी को हटाने का फॉर्मूला महबूब अली बता रहे। महबूब अली समाजवादी पार्टी के होनहार विधायक बोलते हैं कि मुस्लिम अपनी आबादी इतनी कर दे कि योगी को हटा देंगे, मुस्लिमों की आबादी इतनी हो जाएगी कि मोदी योगी हट जाएगा। तो ये दोनों तरफ से एक भगवा चोला डालता है तो इतनी घृणा कि डेमोग्राफिक जिहाद कराओ, और एक ओबीसी समाज से तो इतनी घृणा कि उसको नस्त नाबूद कर दो। यही इंडिया अलायंस है। ये मोहब्बत की नहीं, ये नफरत के भाईजान है, मोहब्बत की दुकान नहीं है। मैं राजकुमार भाटी जी आपसे पूछना चाहती हूं, आप खुद विनम्र स्वभाव के हैं, ये मैं जानती हूं, और इसकी मैं बहुत आपको अप्रिशिएट भी करती हूं कि आप बहुत विनम्र स्वभाव के हैं और विनम्रता से आप बात करते हैं। मैंने आपको कभी चिल्लाते हुए नहीं देखा। लेकिन
एक भाव होता है और ये लोकतंत्र में बहुत जरूरी होता है। और ये भाव जो स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने बताया था कि मैं विजयी भव नहीं कह सकती लेकिन यशस्वी भव का आपको आशीर्वाद देती हूं, ये एक तरीका है कहने का कि विजय तो हम अपनी पार्टी के लिए चाहेंगे, आपको यशस्वी बनाना चाहते हैं। क्या ये अब आज की राजनीति में इस तरह के भाव बिल्कुल खत्म हो चुके हैं? हम इस तरह की बातें करते हैं और मैं मानती हूं कि खड़गे साहब के शब्दों में ऐसा कुछ नहीं था, यहां भाव पर बात हो रही है। आप लड़िए, राजनीति में एक दूसरे की खिलाफत करिए, एक दूसरे की त्रुटियां निकालिए, ये राजनीति में अच्छा होता है, लोकतंत्र के लिए अच्छा होता है। लेकिन भाव इस तरह का होना कि किसी को बर्दाश्त ना कर पाना, क्या ये सही है? क्या ये कहना कि मुसलमान बढ़ जाएगा तो योगी हट जाएगा और बिना मोदी को हटाए हम राहुल को ला नहीं सकते तो खींच दिखाना, ये क्या सही है राजनीति? नहीं, आपने ये स्पष्ट किया कि शब्दों पे आप नहीं जा रही हैं लेकिन भाव खराब है। शब्द बेशक खराब ना हो लेकिन कुछ चैनल ये भी कह रहे हैं, मैं दूसरे चैनलों की बात कर रहा हूँ, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया आ रही है कि मोदी को गाली दे रहे हैं, मोदी को कोस रहे हैं, इनकी झंझलाहट दिखाई दे रही है, इनकी हताशा दिखाई दे रही है। लेकिन मैंने ईमानदारी से कई बार रिपीट कर करके सुना खड़गे जी के बयान को, मुझे उसमें ना तो कोई भाव खराब दिखाई दिया, ना कोई शब्द खराब दिखाई दिया, न झुंझलाहट या हताशा जैसी कोई बात दिखाई दी, निराशा जैसी बात दिखाई दी। मुझे तो उसमें सकारात्मक चीजें दिखाई दी, पॉजिटिवनेस दिखाई दी। वो ये कह रहे हैं, ये आम बात है। देखिए, बिहार में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सिर पर पगड़ी बांधी थी और ये घोषणा की थी कि जब तक इन्हें जो हटा नहीं दूंगा नीतीश कुमार को, मुख्यमंत्री कुर्सी से नहीं हटा दूंगा, तब तक ये पगड़ी नहीं खुलेगी और तब तक केस नहीं कटवाऊंगा। तो उसमें कोई गाली गलौज थोड़ी थी, उसमें क्या उसकी आलोचना। राजनीतिक लोग ऐसी घोषणाएं करते रहते हैं और राजनीति का हिस्सा है, इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है। अगर खड़गे जी थोड़ा अचेत हो गए, उनके स्वास्थ्य खराब हुआ और वो अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए, कार्यकर्ताओं को निराशा से निकालने के लिए कह रहे हैं कि घबराओ मत, मेरी सेहत ठीक है, मैं तब तक, मुझे कुछ होने वाला नहीं है, तब तक नहीं मरूंगा जब तक मोदी जी को हटा नहीं दूंगा, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, विपक्षी दल का हर तरीके से प्रयास होता है कि सत्ता बदली जाए, सरकार बदली जाए, प्रधानमंत्री बदला जाए, इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है, लोकतंत्र का अनिवार्य हिस्सा है। तो मुझे तो इसमें नाविका जी कुछ खराब लगता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के जो देश के और भी बहुत बड़ी समस्याएं जो भारतीय जनता पार्टी ने पैदा की हैं, उन पर चर्चा से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह की कोशिश करती रहती है कि ऐसे बयानों पर चर्चा होती रहे और इनसे जो गंभीर सवाल हैं कि क्यों अहमदाबाद में एक पुल जो 2017 में बना था 43 करोड़ की लागत से, आज उसे 7 साल के अंदर ही तोड़ना पड़ रहा है, उसमें 53 करोड़ का खर्चा आ रहा है। क्यों मोदी जी का जो वो सबसे अच्छा प्रोजेक्ट है संसद की छत, कमाल कर रहे हैं आप राजकुमार भाटी जी। राजकुमार भाटी जी, आप कमाल कर रहे हैं। जिंदगी मौत की बात हो रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे, अगर उनकी सेहत और ईश्वर उन्हें लंबी दीर्घायु दे, उन्हें स्वस्थ रखे, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, वो अपनी पार्टी को एनकरेज करने के लिए ये भी कह सकते थे कि भाई मैं जिंदा रहूंगा, स्टेटहुड दिलाऊंगा, जम्मू कश्मीर में थे, बोल सकते थे कि राज्य का दर्जा दिलवाऊंगा, लेकिन नहीं, पर्सनलाइज्ड अटैक के मोदी को हटाने तक मैं जिंदा रहूंगा। ये नहीं कि यूनियन टेरिटरी का ख्वाब, अच्छी कांग्रेस की सरकार लाऊंगा तब तक जिंदा रहूंगा, आपके ख्वाब पूरे करूंगा तब तक जिंदा रहूंगा, हर आदमी को नौकरी दिलवाऊंगा तब तक जिंदा रहूंगा, नहीं, लेकिन मोदी को हटाऊंगा तब तक जिंदा रहूंगा। और आपको कोई द्वेष, कोई भाव में गलत ही नहीं नजर आ रहा। कमाल करते हैं राजकुमार भाटी जी। उधर शहजाद पूनावाला जी जवाब दे दीजिए। भाव में कोई गड़बड़ी नहीं थी, आपके समझने में त्रुटि है। देखिए भाटी जी की इस स्वाभाविक प्रतिक्रिया को मैं सही समझता हूं उनकी तरफ से। भाटी जी को तो इसमें कुछ गलत नजर नहीं आएगा भाई। भाटी जी के नेताओं ने कहा है कि 1 ट्रेन भर गांजा महाकुंभ में फूंक दिया जाता है। अब हज के बारे में बोलकर बताए, इनके नेता कहते हैं मठाधीश माफिया होते हैं।
बोलकर बताए मदरसों के बारे में। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नाच गाना हो रहा है, डिस्को डांस हो रहा है, ये राहुल गांधी कहते हैं। बोलकर बताए वेटिकन में जो होता है उसके विषय में, नहीं बोल पाएंगे। तो भाटी जी को ये बातें स्वाभाविक सी रख सकते हैं। भाटी जी 370 लागू करने पर और वहां के वाल्मीकि समाज के आरक्षण पर जवाब खड़गे जी को नहीं देना था, इसीलिए उन्होंने इस विषय को ऐसे उठाया। और दुख की बात यह है कि हसन नसरल्लाह में तो आपको शहीद नजर आता है, पर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नाच गाना नजर आता है, और इसमें आपको कुछ खराब नजर नहीं आता। और आपको उसमें भी खराब नहीं आता कि योगी को हटा देंगे क्योंकि हमारी आबादी बढ़ चुकी है मुसलमानों की। आपको तो महबूब अली के इस बयान में भी कुछ खराब नजर नहीं आता। रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड में भी कोई गलत नहीं नजर आता। राम मंदिर बेकार है, इसमें भी कुछ गलत नजर नहीं आता। राजकुमार भाटी जी जवाब दीजिए। हो रहा है, इसमें भी गलत नजर नहीं आता। सारे भाव सही लगते हैं आपको? इसमें भी नहीं आता। एक तो मैं शहजाद भाई को बता दूं, शहजाद भाई बहुत विनम्रता के साथ, कि निरंतर गायन हिंदू संस्कृति और हिंदू पूजा पाठ का अनिवार्य अंग है। हिंदुओं के हर तीज त्योहार पर, हर पूजा पाठ में, हर मौके पर, हर आयोजन में, हर उत्सव में नृत्य और गायन होता है, भजन गाए जाते हैं, नृत्य भी होता है। तो कुछ अस्वाभाविक नहीं है उसमें, कुछ गलत नहीं है उसकी। हम ना कोई खराब चीज मानते हैं। आप क्यों पता नहीं उसकी आलोचना। हर जगह होता है, हिंदुओं के हर उत्सव में होता है, हर मौके पर होता है, दुर्गा पूजा में भी होता है, नवरात्रों में भी होता है, होली दिवाली भी होता है, दिवाली के गायन में भी होता है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी में भी होता है, श्री कृष्ण की पूजा में अनिवार्य रासलीला में कोई दिक्कत नहीं है, भाव में दिक्कत है। नाच गाना नहीं कहा जाता उसे, लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आप भी उत्तर प्रदेश से हैं, राजकुमार भाटी जी भी उत्तर प्रदेश से हैं, इन्हें बता दीजिए रासलीला में, नाच गाना में क्या फर्क होता है। और खड़गे जी ने जो कहा और जिसे अमित शाह जी ने उठाया, उसमें दोनों में क्या फर्क है। शायद हिंदी को समझने में, शायद भाषा को समझने में या भाव को समझने में कहीं ना कहीं हाथ तंग हो गया है राजकुमार भाटी जी का। आप शायद म्यूट पर हैं। नविका जी, भाटी जी का हाथ वगैरह कतई तंग नहीं है। बहुत पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं और आमतौर पर ऐसी गलती करते नहीं। आज लेकिन सचमुच मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि जब आप इनडिफेंसिबल को डिफेंस करने की कोशिश करते हैं तो ऐसी गलती होती है। अब पहले इसी की बात कर लेते हैं, क्योंकि नाच गाने पर बोल दिया। अब ये सही बात है, हमारे हर हिंदू धर्म, त्योहार, पर्व, उत्सव में नाच गाना तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। हम तो रासलीला भी करते हैं, हम तो नृत्य भी करते हैं, हम तो एकदम सब कुछ भक्ति भाव में सब होता है। लेकिन ऐसे होता है क्या कि वहां देखो ऐश्वर्या नाच रही है। अब भाटी जी को पता नहीं ध्यान में है या भूल गया, जया बच्चन भी नहीं बोल पाई, भाटी जी भी नहीं बोल पाए। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इतना अपमान कर रहे हैं समाजवादी पार्टी का, सीधे सीधे। अरे भाई, वो आपके सांसद की बहू हैं, वो देखो ऐश्वर्या राय नाच रही है, वो देखो वो नाच रहा है, अमिताभ बच्चन वहां खड़ा। अरे भाई, कम से कम सोच लो, ऐश्वर्या राय तो संयोग से गई भी नहीं थी वहां, लेकिन गई भी हो तो भाटी जी आज सब जानते हैं। और भाटी जी गिने चुने प्रवक्ताओं में है समाजवादी पार्टी के, जिनसे कम से कम डिबेट में यह खतरा नहीं होता कि वो भी कुछ भी बोलने लगे। तो ये तो पहले एक हिस्सा हुआ। अब दूसरी बात कर ले, इसमें कोई जरा सा भी संकोच ही नहीं है। अखिलेश यादव क्या कहेंगे कि हम योगी आदित्यनाथ को सत्ता से नहीं हटाएंगे? बिल्कुल हटा देंगे। खड़गे जी क्या कहेंगे? कहेंगे कि हम मोदी को सत्ता से हटाएंगे। राहुल गांधी भी कहेंगे। लेकिन उस पूरे वीडियो को मैं तो कहूंगा कि ठीक से चलाया जाना चाहिए। वो कहते कहते उनकी तबीयत खराब हुई है। तबीयत खराब होने के बाद नहीं कहा है उन्होंने, कहते कहते उनका गला रुंध गया, तबीयत खराब हो गई। और जिस तरह से वो बोल रहे हैं कि मैं 83 का हो गया हूं, लेकिन मैं मरूंगा नहीं जब तक इस मोदी को हटा नहीं दूंगा। उस भाव को आप देखिए, ये भाव आता कहां से? खड़गे जी ने कतई ये सीखा नहीं है, उनकी राजनीति ये है ही नहीं। उनकी राजनीति जो 83 वर्ष के हुए हैं, बहुत नीचे से निकल कर आए हैं, बहुत संघर्ष के साथ यहां पहुंचे, वो किसी नेता के लिए ऐसे सोच ही नहीं सकते। ये सोनिया गांधी जी के मन में है, वो दिखा। वो जो मौत का सौदागर 2007 में नरेंद्र मोदी के लिए कहा, वो जिसकी वजह से जब तक नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री के तौर पर रहे, बड़ी साजिश के तहत उन्हें फंसाने की कोशिश हुई, सर्वोच्च न्यायालय से मुक्त हुए,
जिसमें घंटों घंटों एसआईटी गांधीनगर, अगर किसी को याद नहीं है तो नरेंद्र मोदी से पूछताछ होती रही, एनजीओ और किसके किसके जरिए, उसमें अहमद पटेल से लेकर अलग अलग कांग्रेस के नेताओं की क्या भूमिका थी। वही परवरिश है कि राहुल गांधी कहते डंडे से मारेंगे इसको, वही परवरिश है कि राहुल गांधी कहते अरे चप्पल फेंक दिया था ना बनारस में, देखा हमने फाड़ दिया, उसका पूरा आत्मविश्वास हमने फाड़ दिया। ये वो बात है भाटी जी, ये आप भी समझ रहे हैं और इसको आप बचाव करने बैठे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, किसी की भी भाषा किसी के लिए, उस पर अलग से हम कोई किसी दिन विषय रख लेंगे और उस पर बात कर लेंगे, उसमें कोई पार्टी बचती नहीं है। सबकी भाषा बड़ी खराब है। पब्लिक डिस्कोर्स को, पॉलिटिकल डिस्कोर्स को जहां आप ले जा रहे हैं, आप मतलब हम सब मिलकर, वो बहुत खराब है। राजनीतिक दल ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन खड़गे जी ने जो बोला वो जहर भरा हुआ है नरेंद्र मोदी के प्रति, गांधी परिवार में वो दबाव है जो मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा संयत गंभीर नेता, जिसके मुंह से कभी हम पहले नहीं सुनते थे, जब से ये वाला प्रकरण हुआ, आप देखिए क्या बोला था, सनातन वो खुश हो जाए, बिल्कुल, ये सब क्या खड़गे जी बोलते थे, और उनके बेटे और आगे निकल गए थे, प्रियांक खड़गे। ये गांधी परिवार का वो दबाव है जो जहर फैला रहा है, जो घृणा फैला रहा है, उसका प्रभाव। बिल्कुल, और पहले भी उन्होंने कहा है रावण जैसे 10 सर हैं आपके, और तमाम चीजें, झूठ के सौदागर हैं, झूठों के सरदार हैं आप, क्या क्या नहीं कहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा वो भी मैं आपको सुनाना चाहती हूं, क्योंकि तहसीन पूनावाला जी और विवेक श्रीवास्तव जी आपको गौर फरमाना चाहिए ये बयान जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने खड़गे जी के लिए कहा और उनके दलित होने पर। सुनिए। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ एक परिवार की गुलाम होकर रह गई है। कल मैं जयपुर में रोड शो कर रहा था, तो वहां बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे कांग्रेस के चुनाव के। उसमें कांग्रेस के एक एमपी की तस्वीर थी, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष जो दलित है और 40-50 साल का संसदीय जीवन का अनुभव है, कांग्रेस में सबसे सीनियर कुनबे में से एक है, उनकी फोटो नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस में दलितों के साथ क्या होता है ये आप जयपुर में जाकर के, मैंने तो कल देखा, मैं तो चौंक गया। अरे भाई, कम से कम इतने बड़े दलित नेता है खड़गे जी, उनकी एक फोटो लगा देते तो तुम्हारी नौकरी नहीं चली जाती। लेकिन सिर्फ एक परिवार की भक्ति, सिर्फ एक परिवार की भक्ति। विवेक श्रीवास्तव, कांग्रेस ने तो कोई हद नहीं छोड़ी खड़गे जी की शान में। अध्यक्ष होते हुए उनकी तस्वीरें नहीं होती हैं होर्डिंग में, और दलित नेता की बात कर रहे हैं तहसीन पूनावाला। मैं पूछना चाहती हूं, यहां आप कहेंगे कि क्या गलत है वो जिसकी मर्जी तस्वीरें लगाए? गलत की बात नहीं है, बात है भाव की, रिस्पेक्ट की। ऐसा नहीं कहूंगा। रिस्पेक्ट की। क्या रिस्पेक्ट दिखाई गई है? अगर कांग्रेस खुद नहीं दिखाती तो क्या खड़गे जी प्रधानमंत्री के लिए इस तरह से रिस्पेक्ट दिखाएंगे, ये भाव दिखाएंगे? जी जी, मुझे जरा 30 सेकंड दीजिए। पहली चीज, अगर दलितों के लिए रिस्पेक्ट दिखानी थी तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ना करते नरेंद्र मोदी, माननीय राष्ट्रपति को बुलवाते और उनके हाथ से करवाते। क्यों नहीं करवाई? क्योंकि खुद श्रेय लेना था। राहुल गांधी जब उस प्राण प्रतिष्ठा के बारे में 2 शब्द बोलते हैं तो बड़ा आसान होता है उंगली उठाना, लेकिन शंकराचार्य ने भी यही कहा, इट इज अ पॉलिटिकल इवेंट। शंकराचार्य खुद वहां पे नहीं गए, और क्यों नहीं गए मैं बताता हूं। 2022 के अंदर महाकालेश्वर के मंदिर में जब रणवीर कपूर और आलिया भट्ट आयन के साथ गए थे तो उनको इसी बजरंग दल और भाजपा के लोगों ने रोका। बोला, रणवीर जी आपने तो स्टेटमेंट दिया था मैं पेशावर से हूं एंड आई लव टू ईट बीफ। आपके पिता ऋषि कपूर भी कहते हैं आई लव टू ईट बीफ। लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा हुई राम मंदिर में तो सबसे आगे आलिया भट्ट। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने तो आलिया भट्ट की एक फोटो भी लगा रखी है घर में। कहते हैं साहब रोज सुबह नमस्कार करता हूं तो मुझे राम भक्ति की प्रेरणा मिलती है। ये बॉलीवुड का जमावड़ा जो था उस प्राण प्रतिष्ठा के अंदर, क्या यह राम की भक्ति के लिए था या सिर्फ एक पॉलिटिकल लॉन्च था भाजपा के इलेक्शन मैनिफेस्टो का कि साहब हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, बिगुल बजा रहे हैं, अमिताभ बच्चन भी हैं, सारे अभिनेता वहां पर मौजूद है। तो वहां क्या हो रहा था? शंकराचार्य ने कहा मुहूर्त तक प्रीपोन कर दिया गया, हटा करके नहीं सुनी किसी ज्योतिषी की। मैं तो कुछ नहीं मानता, लेकिन जो हिंदू समाज को, धर्म को मानने वाले हैं
वो क्या बोलेंगे इस बारे में? धर्म के साथ खेला राहुल गांधी। नफरत की आप बात कर रही हैं। राहुल गांधी की षड्यंत्र करके उनको एज अ मेंबर पार्लियामेंट आउट किया गया, घर से जल्दीबाजी में निकाला गया। प्रियंका गांधी को बोला गया कोविड के बीच में घर छोड़ो, और वो जाकर के सिक्योरिटी कंसर्न्स के बावजूद एक शहीद की बेटी एक प्राइवेट फ्लैट में रह रही है। इसको कहते हैं नफरत। बयानबाजी को नफरत नहीं कहते हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज सिर्फ ये कहा है कि बूढ़ा होने के बाद भी मैं संघर्ष करूंगा उस गलत नीति की तरफ जिसका प्रतिनिधित्व उन्होंने गलत नीतियों का नाम नहीं लिया, उन्होंने किसी पॉलिसी का नाम नहीं लिया, किसी गलत नीति का नाम नहीं लिया, किसी सरकार का नाम लिया नहीं लिया, सिर्फ एक इंसान का नाम लिया जो है मोदी। और यही मोदी की तरफ दुर्भावना दिखाता है या नहीं, इस पर हाथ उठ रहे हैं। शहजाद पूनावाला पहले आप और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी में आ रही। तहसीन जी आप एक लाइन। देखिए, मुझे सचमुच समझ में नहीं आता सबसे विवेक श्रीवास्तव, एक लाइन शहजाद जी, जरूरी लाइन है। विवेक श्रीवास्तव को डिबेट करना नहीं आता या झूठ बोलने की आदत है, तंज कसना कि आलिया भट्ट की फोटो लगा दी, चलो आओ मेरे घर में दिखाओ भाई विवेक श्रीवास्तव, कहां फोटो लगी हुई? क्या मूर्खतापूर्ण बात करते हो? कभी तो राष्ट्रीय चैनल पर मजाक के अंदाज में नहीं आएगा। राम मंदिर में कभी तो आप फिर क्रिटिसाइज करिए ना, आप बॉलीवुड का प्रेजेंस क्रिटिसाइज करिए वहां पर। आप क्यों नहीं करते हैं? आप क्यों एंडोर्स करते हैं उनको? हो गया है, आप आलिया भट्ट के प्रेजेंस को एंडोर्स क्यों करते हैं? बताइए मुझे। हीन शर्मनाक डिबेट। कोई तो पढ़ लिख के, आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, क्या हो गया आपको? कोई शर्मनाक डिबेट नहीं है। किसी भी बॉलीवुड का जमावड़ा राम मंदिर के अंदर मीडिया प्रेजेंस के लिए जो इकट्ठा था उसकी आप निंदा करिए ना, मैं आपसे क्षमा मांगूंगा। विवेक श्रीवास्तव जी, मैं वहां प्राण प्रतिष्ठा पर थी। मैं आपको इतना बता सकती हूं कि अगर फिल्म जगत के कुछ लोग थे तो वहां कई साधु, कई संत भी थे, मजदूर भी थे। आपको सिर्फ फिल्म के लोग नजर आते हैं तो दोष किसका है? आपकी नजरों का या वहां के जो लोग नाच गाना कह रहे थे उनका? आधा दर्जन क्यों बुलाए थे वहां पर? हाँ, बिल्कुल सही कहा राहुल गांधी ने। ये बॉलीवुड का जमावड़ा बुलाया इसलिए गया था। आप क्यों बोल रहे हैं? मीडिया अटेंशन ग्रैब करें, लोग देखें आकर के। अब आपको भी इनविटेशन आया था, आप गए नहीं। वहां मजदूर भी थे, कार सेवक भी थे, वहां साधु संत भी थे, पर ये आपको दिखेगा नहीं। शहजाद पूनावाला, सवाल ये है कि देखेंगे वो जो देखना चाहते हैं, कहेंगे वो जो कहना चाहते हैं, और फिर कहेंगे हम मोहब्बत की दुकान चलाते हैं। क्या ये सही है? देखिए नाविका, मैं केवल इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने विवेक जी के बीच में एक शब्द नहीं बोला, तो विवेक जी से मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि 30-40 सेकंड बिना कोई इंटरप्शन के, और मैं उन्हीं के विषय में बोल रहा हूं तो ताकि वो ध्यान से सुने मेरी बातों को। बोलते बोलते विवेक जी के मुंह से निकल गया कि आप दलित विरोधी हो, वरना आप राष्ट्रपति के हाथों से प्राण प्रतिष्ठा करवाते। राष्ट्रपति आदिवासी है, राष्ट्रपति तो दलित नहीं है। चलिए छोड़ देते हैं, मैं इसको इशू नहीं बनाना चाहता। राष्ट्रपति जी भी गई, वो बाद में गई, उन्होंने तो उसी समय लेटर लिखा था। पर जो आलिया भट्ट को वहां पर खोज रहे हैं, 10 सेकंड मैंने बीच में नहीं बोला, प्लीज विवेक जी, मैं 10 सेकंड लेकर कुछ बताना चाहता हूं नाविका जी, और ये मेरे दिल से निकल रही बात। आपको पता है वहां पर एक बिडुला बाई थी। बिडुला बाई ने 20 रुपए दिए थे राम मंदिर बनाने के आंदोलन में, उनको न्योता राम मंदिर ट्रस्ट ने दिया था। एक हमारी संतोषी दुर्गा थी, वो लाश और सैनिटेशन, लाश उठाने का काम और सैनिटेशन का काम करती है। एक हमारे वनवासी कल्याण आश्रम के प्रेसिडेंट थे वहां पे, उनका नाम रामचंद्र खराड़ी और दिलीप वाल्मीकि समाज से थे। महादेव गायकवाड़ घुमंतू नोमैडिक समाज से थे। 150 सेंट्स थे अलग अलग जो प्लीज नाविका, मैं बीच में किसी के नहीं बोलता। नाविका आप इनसे बुलवा लीजिए, जब इनका भड़ास निकल जाए तब मैं बोलूंगा, क्योंकि मैं एक इंपॉर्टेंट विषय पे बोल रहा हूं, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। आप बोलिए। नाविका जी, मैं तो कह रहा हूं कि अभी उन्होंने शंकराचार्य को कोट किया, वैसे तो मैं तो मुसलमान हूं, मुझे तो कम जानकारी है, पर शंकराचार्य मंदिरों के प्राण प्रतिष्ठा में जाते, ऐसी कितनी परंपराएं हैं मुझे नहीं पता, 5-6 उदाहरण वो गिनाएंगे। पर शंकराचार्य जी, बड़े सम्मान से कहता हूं, अंबानी जी के बेटे की शादी में भी थे, और उस बेटे की शादी में भी तो बहुत सारे विदेशी लोग थे जो बीफ खाते थे। तो वो तो इनका विषय, वो मेरा विषय नहीं है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि इसी शंकराचार्य जी ने कहा है कि भारत में मुसलमानों का रहना नहीं ठीक है, मुसलमानों के लिए अलग देश बन गया। मानते क्या इस बात को?
शंकराचार्य पर्वत का नाम तख्ते सुलेमान करने की बात नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की है। क्या शंकराचार्य के ये अनुयायी है? तो बता दे, लेफ्ट वाले अब शंकराचार्य को कोट करने लगे। और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को जो नाच गाना बोलते हैं, हिम्मत हो तुम्हारी तो हज के बारे में बोल के दिखाओ, हिम्मत हो तुम्हारी तो वेटिकन में जो कांग्रीगेशन होता है उसमें बोल के दिखाओ। बहुत बहुत बड़ा सवाल है। और तहसीन पूनावाला जी, इससे पहले कि आप इसका जवाब दें, पब्लिक के भी कुछ सवाल हैं। अरविंद गुप्ता का ग्वालियर से सवाल है, राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान में सामान का स्तर नीचे क्यों गिरता जा रहा है? नरेश चंद्र शुक्ला का हरदोई यूपी से सवाल है, क्या नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहकर ही अपनी बात कही जा सकती है? अमरनाथ वर्मा का यूट्यूब पर सवाल है, क्या खड़गे जी ने जो बोला यही उनकी पार्टी की संस्कृति है? शिशिर भालचंद्र घाट पांडे का मुंबई से सवाल है, राहुल जी लगातार 3 बार मोदी जी के सामने चुनाव लड़े हैं और तीनों बार हारे हैं, फिर कैसे मोदी जी को हटाने की बात कर रहे हैं? किस तरह हटाएंगे बताइए, जवाब दीजिए तहसीन पूनावाला। नाविका जी, मैं आवाम के सामने, जनता के सामने अपना सर झुकाता हूँ बड़ी विनम्रता से, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आती। हम एक लोकतंत्र में रहते हैं, एक जमहूरियत में, एक डेमोक्रेसी में रहते। मेरा कर्तव्य है विपक्ष में कि मैं जो सत्ता में सरकार है उसको हटाओ, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा दायित्व है। ये कैसा प्रश्न है कि आप क्यों हटाएंगे, कैसे हटाएंगे? भैया चुनाव के माध्यम से हटाएंगे, जितना भी हरियाणा में, जम्मू में। तो चुनाव तो हो गया। नाविका जी प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज, वहां चुनाव की कैंपेनिंग थे। ये कैसा आपका शब्द है कि अब शब्द हो रहे हैं मोदी जी के खिलाफ? भैया मुझे उनको हटाना है, तब तक मैं जिंदा रहूंगा। इसमें कौन सी गलत बात है? ज्योतिरादित्य सिंधिया, में टाइम्स नाउ को कोट कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि जब तक भाजपा को मैं सत्ता से नहीं हटाऊंगा, मैं मध्य प्रदेश में, मैं तब तक हार नहीं पहनूंगा। आज वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भाजपा के अंदर है। ये कौन से अपशब्द हुए? अपशब्द वो होते हैं जब एक दलित नेता के परिवार को मारने के अपशब्द वो होते, जब माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कांग्रेस के एक नेता की तस्वीर नहीं जो दलित समाज चाहते। क्यों आप प्रधानमंत्री जी को खड़गे जी का नाम नहीं पता? नहीं पता उनका नाम? क्यों नहीं लिया उनका नाम? यही मैं बता रहा हूं। लिया है, आप पूरी साउंड बाइट सुनेंगे, उन्होंने खड़गे जी का नाम भी लिया है। लेकिन तहसीन पूनावाला, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था जब तक मैं भाजपा को नहीं हटाऊंगा, यहां कहा जा रहा है जब तक मैं मोदी को नहीं हटाऊंगा। बिल्कुल, एक सेकेंड नाविका जी, मुझे मोदी जी को हटाना है प्रधानमंत्री जी के पद से, उसमें क्या गलत है? अखिलेश यादव जी को जब हटाया उनके ऑफिशियल निवास से, वहां पे निवास था शुद्धिकरण हुआ, शुद्धिकरण, वो अपशब्द है, वो भाव गलत है। किसी को हटाना, माननीय मोदी जी को हटाना, इसमें कोई अपशब्द नहीं है। मैं चाहता हूं हटे प्रधानमंत्री के पद से, तब मेरे शहजाद पूनावाला जी, समस्या तो मोदी ही है। देखिए, तहसीन कह रहे हैं बार बार दलित का अपमान, दलित का अपमान। तो इनसे एक बार पूछे, कुमारी शैलजा को जब मुख्यमंत्री चेहरा नहीं घोषित करते हैं और वो खुद आकर कहती है कि मुझे चुनाव लड़ना है पर टिकट नहीं देते हैं, ये दलितों का अपमान है या नहीं है? जब दलित समाज के व्यक्तियों को अपमानित करते हुए उनका 14,000 करोड़ कर्नाटका की सरकार खा जाती है, वो दलितों का अपमान है या नहीं है? जामिया एमयू में SC ST का आरक्षण खत्म करते हुए दलितों का अपमान है या नहीं है? नेशनल कॉन्फ्रेंस वाल्मीकि समाज को दिए गए आरक्षण को खत्म करना चाहती है जम्मू कश्मीर में, वो दलितों का अपमान है या नहीं है? और इनको तो सीताराम केसरी की धोती फाड़ी गई, उसमें भी ओबीसी समाज का अपमान नहीं दिखा। नरसिम्हा राव जी के शव को अंदर नहीं आने दिया, उसमें भी तहसीन को नहीं दिखा। तो तहसीन को आज खड़गे जी के बयान में क्यों कुछ नजर आएगा? जब उन्होंने मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तुझे लाठी डंडे मारेंगे, उसमें कुछ गलत नजर नहीं आया। तो नाविका हटा देंगे, मिटा देंगे, तुम काफिर हो, तुमको नहीं रहना है, ये इस प्रकार की बातों और भाव में उनको क्यों कुछ गलत नजर आएगा? वो तो इसको स्वीकारेंगे, सहज स्वीकारेंगे। बिल्कुल। और राजकुमार भाटी जी, नाच गाना होता है मंदिर में, ये भी भाव की बात है। और दूसरी तरफ इस तरह से एक पर्सनल अटैक करना नरेंद्र मोदी पर, हटा दीजिए। आपने कोशिश की थी, 3 महीने ही तो हुए, 4 महीने मान लीजिए, 4 महीने पहले कोशिश की थी, कुछ घटा दिया पर हटाया तो नहीं, हटा पाए नहीं। और दिक्कत इसी बात की हो रही है क्या विपक्ष को? नहीं, आपने एक सवाल उठाया कि उन्हें ये कहना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटा देंगे, ये क्यों कहा कि मोदी जी को हटा देंगे? तो ये बीजेपी को सोचना है, ये तो जब पोस्टर में उन्हें लिखना चाहिए अब की बार भाजपा सरकार, वो तो लिखते हैं अब की बार मोदी सरकार। उन्होंने खुद इसका नाम मोदी सरकार रखा, इसलिए जब भी आलोचना होगी मोदी जी का नाम लेकर ही होगी, मोदी सरकार कह के ही होगी।
और जो माननीय मोदी जी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का, मैं मानता हूं प्रोटोकॉल के लिहाज से खड़गे जी का फोटो होना चाहिए था कांग्रेस के हर पोस्टर में, लेकिन बीजेपी के भी ऐसे हमने बहुत पोस्टर देखे जिनमें अकेले मोदी जी का फोटो होता है। और हमने तो ये भी देखा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मंच पर सार्वजनिक रूप से अपमानित होते हुए देखा है कि वो बराबर में खड़े हैं, उन्हें कुर्ता पकड़ के पीछे खींचा गया, पूरे देश ने देखा, वो वीडियो खूब चले। तो ये नसीहत तो उन्हें देनी चाहिए जो खुद अपने आप में जिनमें कमियां ना हो। मैं वैसे दोनों चीजों की मैं स्वीकार करता हूं कि कांग्रेस की भी ये कमजोरी है, कमी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोटो क्यों नहीं है। देर सही मुंह से कुछ निकला तो, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, नहीं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आर यू शहजाद जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने पहले हाथ उठाया। एक वाक्य, अच्छा एक वाक्य बोलिए शहजाद जी। नहीं, वैसे तो हटाने का और बिठाने का काम देश की जनता करती है। अपने आप को देश की जनता के ऊपर मत समझो, पर जिन लोगों की संस्कृति अब्बू जान के हाथ से माइक खींचने की हो, वो कम से कम किसी और के राष्ट्रीय अध्यक्ष के विषय में ना बोले। जिन्होंने औरंगजेब की तरह अपने ही बाप के हाथ से माइक, ये तो आपकी बौखलाहट दिखाई दे रही है। राजकुमार भाटी जी, ये तीर तो दिल पर लगा होगा, ये तीर तो दिल पर लगा होगा, लेकिन पब्लिक के कुछ और सवाल। अंजनी कुमार शर्मा का इंदौर से सवाल सीधा तहसीन पूनावाला जी के लिए। तहसीन पूनावाला जी, मरना जीना तो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन सत्ता पर रखना या हटाना तो जनता जनार्दन के हाथ में है। क्या कांग्रेस पार्टी जनता का अपमान नहीं कर रही? अब जवाब दे दीजिए अंजनी जी को। अंजनी जी, बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर मैं आपको कहता हूं, जब मैंडेट कांग्रेस या विपक्ष के लिए होता, ऑपरेशन लोटस करते, गंदे इलेक्ट्रोल बॉन्ड पैसे से लेकर सरकारों को तोड़ना, खोखा सरकार चलाना, उदाहरण महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, क्या ये आवाम और जनता का अपमान नहीं है? मैं आपके सामने सर झुकाता हूं, लेकिन जितनी गंदगी भारत की राजनीति में एक पॉलिटिकल पार्टी ने फैलाई, उसको हटाना हमारा सबका कर्तव्य है, और इस कर्तव्य के लिए हम जिंदा रहे और इस कर्तव्य के लिए हम अपने प्राण भी दें। बाप रे बाप, प्राण जाए पर वचन ना जाए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जरा समझा दीजिए तहसीन पूनावाला को कि जनता ने किसको महाराष्ट्र में बनाया था और कौन पीछे के दरवाजे से कूद कर अंदर आ गया था। जरा तहसीन जी को बता दीजिए। देखिए, मैं आज सच कह रहा हूं, आज भाटी जी हो या तहसीन भाई हो, दोनों लोग बचाव नहीं कर पा रहे। आमतौर पर ऐसा होता नहीं, दोनों लोग बड़ा लयस होकर आते हैं। आप देखिए, पहले सवाल के बाद दूसरे सवाल में भाटी जी कहां चले गए? उन्होंने भी गलत किया, ये नहीं करना चाहिए था। आमतौर पर ऐसा नहीं होता, मैंने तो अभी तक की डिबेट में नहीं देखा है। तहसीन भाई भी देखिए एकदम से भाषण में आ गए अंदाज में। अरे भाई, देश के लिए प्राण देना होता है, ये किसने कह दिया सत्ता के लिए प्राण देना होता है? मैं तो पहली बार सुन रहा हूं। ये तो बड़ा विचित्र है कि कोई राजनीतिक सत्ता चाहिए, सारे राजनीतिक दलों को सत्ता, लेकिन प्राण दे देंगे, सत्ता लेंगे। अरे भाई, ये कब हुआ? देश के लिए कैसे कह रहे हैं आप लोग? और तहसीन भाई, आपके मुंह से ये निकल गया, प्राण दे देंगे। अरे भाई, देश के लिए भूल गए थे, नहीं है भाई, देश भूल गए थे, सत्ता याद रही थी। भाव यही है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपने खूब पकड़ा। ये शब्दों की हेरा फेरी नहीं है, ये भाव की हेरा फेरी है। कहना था प्राण देने थे देश के लिए, लेकिन कह दिया सत्ता के लिए, और यही भाव निकल कर आता है। और भाव में यही है, चाहिए सत्ता, वो नंबर घटा कर भी नहीं मिली तो हटा कर लेंगे। लेकिन देश में चुनाव अभी हुए हैं, वैसे कहना है कि हम संविधान बचा कर रहेंगे। संविधान को बचाने का रास्ता चुनाव के तहत है। चुनाव हो चुके हैं, मोदी जीत चुके हैं, लेकिन मोदी को हटाना है, राहुल को बनाना है। और यही भाव है खड़गे जी के इस वाक्य का। क्या ये वाक्य सही है, क्या ये भाव सही है, ये तो देश की जनता तय करेगी। और ये जो जनता है, ये जो पब्लिक है, ये सब जानती है कौन गलत कौन सही, कौन बचा पाया कौन नहीं। पता चलेगा जब जनता लिखकर अपने चिट्ठी और अपने भाव हमें भेजेगी। टाइम्स नाउ नवभारत पे, सवाल पब्लिक पे। लेकिन आज मेरे साथ जुड़ने के लिए तमाम पैनलिस्ट का और दर्शकों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेती हूं आपसे इजाजत, नमस्कार। पर जाइएगा